Hi everyone. There are only 7 people. Why so less strength? Can you guys see my screen now? Is it visible? Am I audible? Yes, ma'am. ठीक है. तो कल हमने प्राइस इलास्टिसिटी कवर किया था. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. We studied that what exactly is the elasticity of demand and how does price affect on the elasticity of the demand. कि price 5 major kinds में या types में elasticity जो है demand की उसको affect करती है. Could be perfectly elastic, relatively elastic, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक. ये 5 कॉन्सेप्ट्स हमने कल कवर कर लिए थे विद द हेल्प ऑफ द कर्व्स. इस पर्टिकुलर टॉपिक में कर्व्स के साथ आपने कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन करना इज वेरी मैंडेटरी. विदाउट दैट अगर आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क और इट विल नॉट बी स्कोरिंग. तो आपको जो भी आप इलास्टिसिटी दिखा रहे हैं, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं और उसमें इलास्टिसिटी के बारे में हम बता रहे हैं तो वो रिलेटिवली है या परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, कुछ भी है तो वो आपको कर्व्स की हेल्प के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट जो आप बताना चाह रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, जो हमने कल कवर कर लिया था विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कर्व्स जो भी हैं. अब हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसकी प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंस है. प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस का मतलब अगर आप एनी टाइम यू आर अटेंडिंग द क्वेश्चन एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आपके होंगे उसमें आपको ये चेक करना जरूरी है कि एग्जामिनर आपसे उस क्वेश्चन में ज्यादा क्या कंटेंट पूछ रहा है. मतलब आपसे वो किस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर वो टॉपिक से रिलेटेड तो होगा ही क्वेश्चन, यू वुड नो कि अच्छा ये टॉपिक है, बट उस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि वो आपको ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर. व्हाट डज एग्जामिनर वांट्स. तो एग्जैक्टली अगर वो आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर है
ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोई भी, या सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देते हैं, वो प्राइस या इनकम को मेंशन नहीं करते. सिंपल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो भी आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं. एंड इन सब पॉइंट्स को आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा फिर इलेबोरेट करना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन आता है एक ब्रॉडर वे में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको ज़्यादा फोकस फिर वहाँ पे करना है कि आप कर्व्स वाइज सारे काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाएंगे. और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी, इफ़ यू वांट एंड यू हैव टाइम एंड यू गॉट द शीट्स अवेलेबल विद यू कि आपको फिल करनी है, तो आप ये पॉइंट्स भी डाल सकते हैं. लेकिन इनको इतना ज़्यादा तब आप एक्सप्लेन नहीं करें अगर क्वेश्चन में इस तरह से सिर्फ इसके बारे में नहीं पूछा गया है. तो बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड. 1 मिनट शायद आप उसमें लगाएं. दिवाकर क्या हो गया बेटा? प्लीज अपने आप को सब अनम्यूट रखिए. आई मीन म्यूट रखिए, और अनम्यूट तभी करें जब आपको बोलना हो या कोई क्वेश्चन हो तब. प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 4-5 पॉइंट्स व्हाटएवर वी विल कवर. ये पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में प्लीज एक्सप्लेन करें अगर आपको क्वेश्चन इसी के बारे में आ रहा है. तो पहला प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हमारा है, इम्पोर्टेंस का मतलब कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को या इस पर्टिकुलर जो ये बेसिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक का या कॉन्सेप्ट का हमारी इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. एनी टॉपिक एंड एवरी टॉपिक व्हिच वी आर कवरिंग एज इन आवर सिलेबस पार्ट इज इम्पोर्टेंट if we would study the country as the economy. India is an economy which I've already told you. So if you will be making any decision on the national level या अपनी कंट्री के लेवल पे कुछ भी, जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, वो इन सब कॉन्सेप्ट्स पर बेस करता ही है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम पर्टिकुलरली किसी भी डिमांड या सप्लाई की बात कर रहे हैं ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो ये सब चीजें कंसिडर की जाती हैं एट द नेशनल लेवल ऑल्सो. तो जैसे कि हमारे पास कोई अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है सॉरी जो हम प्रोड्यूस नहीं करते या हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता, हमें हमारे सिटीजन्स को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है, तो फिर हम उन कंट्रीज से जो वो प्रोड्यूस करती हैं या जो वहां पर अवेलेबल रहती हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज, हम वहां से फिर इम्पोर्ट करते हैं और अपनी कंट्री में अवेलेबल कराते हैं. या हम कोशिश करते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट हम यहीं पर खुद बनाकर अवेलेबल करवा सकें तो वो इजी रहेगा. या हम एक्सपर्टीज को बाहर दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करें, यानी कि हमने मैन पावर एक्सपर्टीज को यहाँ बुला लिया, कुछ लोगों को यहाँ बुला लिया और बोला कि यहीं हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करो और फिर हमें दो. तो दैट इज ऑल इट इज कि हाउ द गवर्नमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी इज टेकिंग द डिसीजंस. तो पहला इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्या हुआ, this particular concept, the price elasticity of demand is helpful in taking business decisions. कोई भी बिजनेस डिसीजंस जो एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है या एक बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस में ले रहा है, तो भी ये कॉन्सेप्ट उसको हेल्प करता है. कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम रनिंग अ कंपनी, आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ भी ले लीजिए, मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस करती हूँ, मेरा एक ही प्रोडक्ट है और मुझे उसको बेचना है. तो मार्केट स्टडी करने के लिए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसकी कितनी डिमांड होगी, कहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी, कौन कंज्यूमर्स होंगे, किस एज ग्रुप के होंगे, किस जगह पे वो बिकेगी, सॉफ्ट ड्रिंक गाँव में बिकेगी, अर्बन एरियाज में बिकेगी, उसको कौन से एज के ग्रुप मेरे जो हैं वो ज्यादा डिमांड करने वाले हैं, क्या मेरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट है एंड ऑल दैट. सो बिजनेस डिसीजंस में ये पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है. और इसको स्टडी करने के बाद अगर हम अपना एनालिसिस करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, या गवर्नमेंट भी अगर कोई डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी, बिजनेस डिसीजंस, गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस वेदर इज टू बी डन इन आवर कंट्री और नॉट. जैसे ड्रग्स इज इलीगल, तो दैट इज बेसिकली ये प्रॉपरली गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का रूल है या लॉ है कि ये दिस इज इलीगल, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इज इलीगल इन द कंट्री, ये किसने डिसाइड करा है. ऑल्दो डिमांड उसकी है, पीपल आर देयर, दे आर कंज्यूमिंग, अंडर द टेबल सब कुछ हो रहा है, बट लीगली इट इज इनकरेक्ट. सो दिस पर्टिकुलर concept might have been considered while taking a decision by the government of India कि whether the particular decision will take, business will take place in the country or not. And in a similar fashion, a businessman will also take the decision whether
उसको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई और उसके पास प्रोस्पेक्टिव बिजनेस है अपना ब्रॉड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो कोई रिलेटिव प्रोडक्ट बना सकता है, नहीं बना सकता है। वो कैसे पता चलेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करके, कि अगर वो या कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी भी फैक्ट्री में या कंपनी में, बिजनेस में, तो वो किस प्राइस पर बिकेगा, बिक सकता है, या लोगों के पास कितना परचेजिंग पावर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। दिस ऑल विल बी डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्सेप्ट या एनालिसिस विच द बिजनेसमैन डू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वी ऑल कंज्यूम लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। हम पेप्सी जो कोक है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, हम इनको बहुत अच्छे क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। even we pay good price, huge price of this particular product, but if you see the products cost या उसको मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट आती है, वो एक फिक्स जो कॉस्ट होती है, वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरीज एंड ऑल दैट, वो बहुत ह्यूज होता है। लेकिन उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ईयर आफ्टर ईयर का प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रोडक्ट को कैटेगोरिकली, वो बहुत लो होता है। तो जो ये कंपनीज हैं, पेप्सी एंड कोक कंपनीज जो हैं, कोको कोला कंपनीज, दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक पानी जैसा ही एक प्रोडक्ट है और उसका जो कॉस्ट है, इट इज वेरी मिनिमल कॉस्ट। लाइक दे आर I would say the cost of 1 liter Coke or Pepsi will not cost you more than 5 rupees. You means to the company, but they're selling it at 50 rupees, 70 rupees, even like that. तो ये हमारा हेल्प करता है बिजनेस डिसीजंस लेने में। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इन फॉर्मेटिंग टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको पता है एवरी ईयर दिस मोदी गवर्नमेंट हैज आल्सो चेंज दिस टैक्स पॉलिसी। इस ईयर में जो टैक्सेशन पॉलिसी, इनकम टैक्स पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो वो इस ईयर में चेंज हुई है। जो पिछले साल थी वो पिछले साल तक थी। इस ईयर में उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट नया ले आए हैं कि whether the person wants to go with the new format or with the old format, both the formats are running in this particular financial year, but the new format has been brought in। तो वो भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां पर जो है कोई प्रोडक्ट नहीं लिया गया, वहां पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर को प्रोडक्ट लिया गया होगा मे बी, एंड डिमांड विल बी calculated depending on that particular thing, while the tax policy was set by the government। आपने देखा होगा GST was also a new concept which is also part of taxation policy। ठीक है, हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाएंगे, या पहले GST एटलीस्ट इस नेम से नहीं था, किसी और नेम से था। कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स वाज आल्सो नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट वी हैव इन द करंट सिनेरियो। सो ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये देखिए कि प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है डिसीजंस लेने के लिए, इवन एट द इकोनॉमिक लेवल, द एंटायर नेशनल लेवल की कंट्री लेवल पर गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए भी लेती है, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है और फिर लेती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कैन बी फॉर डिटरमाइनिंग द रिवॉर्ड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए एक तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, मशीनरीज चाहिए होंगी, लैंड में भी चाहिए होगा जहां पर वो फैक्ट्री लगेगी या मशीनरीज काम करेंगी, और उन मशीनरीज को चलाने के लिए मैन पावर, आदमी चलाएंगे, लोग मशीनरीज चलाएंगे, रन करेंगे, कुछ करेंगे। तो ये सारे क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है, उनको रिवॉर्ड देने के लिए भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करने से ही पता चलेगा कि हमारा डिमांड कितना बढ़ा। डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ा तो हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा हुआ। प्रॉफिट ज्यादा हुआ किसकी वजह से हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा हुआ। तो उनको हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, जैसे इंसेंटिव्स एट टाइम्स कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्कॉलरशिप्स भी आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लोगों को मिल जाती हैं कुछ काम करने के लिए या स्टडी करने के लिए भी। So this is all. This particular concept is also helping in determining the rewards for the factors of production. It also helps to determine the terms of trade between the two countries. Whether हम किसी भी अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, इंडिया एंड सपोज चाइना के साथ अगर कोई होता है ट्रेड का कुछ एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन
countries, so that becomes Indo-China contract, Indo-China whatever. अगर कुछ हम इंडिया और अमेरिका दो कंट्रीज ट्रेड को कुछ भी अग्री कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम्स इंडो अमेरिकन, या मोर देन 2 कंट्रीज भी अगर कोई ट्रेड करने के लिए रेडी होती हैं, तो उन सब चीजों को भी डिटरमाइन कर, उस सब पर्टिकुलर ट्रेड्स की टर्म्स को डिटरमाइन करने के लिए भी ये पर्टिकुलर टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हेल्प करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एक कंट्री है जिसके पास पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी लैंड पर पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं होता, पेट्रोल इज बेसिकली अ नेचुरल थिंग, वी कैन एक्सट्रैक्ट इट एंड we cannot produce it that way, the way man made नहीं है ये particular product, but ये natural product है and we extract the nature and then produce this product, right? So there are certain countries जहाँ पर ये चीज produce नहीं हो सकती, जहाँ कर भी नहीं हो सकती, और there are countries जो सिर्फ इसी प्रोडक्ट की वजह से अपना सारा कुछ अर्न कर रही है, because of their land, because of their natural resources they have on their land, ठीक है? तो कोई दो ऐसी कंट्रीज की जहाँ पे एक चीज नहीं हो रही है और दूसरी चीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो दूसरी कंट्री जहाँ पर कि कुछ और नहीं हो रहा, वो ऐसा अपना दो कंट्रीज बीच में अपना टर्म ऑफ अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि ठीक है, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू दिस फॉर योर कंट्रीज डिमांड एंड वी विल वांट फ्रॉम यू कि आप हमें इसके बदले ये चीज दीजिए जो कि हम अनेबल हैं प्रोड्यूस करने। सो इट इज हेल्पिंग। नाउ हाउ प्राइस इलास्टिसिटी हैज हेल्प। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ही तो हम स्टडी करने के हमारे पास एक्चुअली में कितना डिमांड होगा या प्राइस क्या रखेंगे जिसकी वजह से हमारा that particular demand will rise or will go down, what will happen. So it also helps in practical terms, it also helps us, or it also helps two countries to actually sign the terms of trade between them, or 3 or more countries can also sign the terms of trade among them. There was a contract signed between 7 countries at certain point in time, जहाँ पर कि उन्होंने 7 countries ने मिलकर एक contract sign किया, ठीक है हम ये ट्रेड साथ कर रहे हैं, ये particular ट्रेड है, मोड ऑफ ट्रेड ये रहेगा, या मेन जो हमारा ट्रेड है वो इस चीज का ट्रेड होगा, ये प्रोडक्ट होगा या ये सर्विस होगा, that is what it is. Determination of the determining the rates of foreign exchange. Foreign exchange क्या होता है? Foreign exchange is basically the exchange rate of the currencies of different countries. Foreign exchange is the exchange rate. Exchange rate क्या, किस चीज का? करेंसीज का। सारी पूरी दुनिया में एक करेंसी क्यों नहीं चल जाती है? जैसे हम रुपया बोलते हैं, रुपया in India we call it rupiah. If you go out in any other country, rupee will have zero value. They will not accept rupee. They will not accept the cash in the Indian currency in any other country. If you will go out, अगर आप दूसरी कंट्री में कहीं पर भी जा रहे हैं, supposedly if you are visiting any other country, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कंट्री हो, तो हर कंट्री की अपनी करेंसी है, वहां पर उसी कंट्री का रुपया चलता है, रुपया या व्हाटएवर उनकी करेंसी का नेम है। जैसे कि अमेरिका हैज गॉट द यूएस डॉलर्स, हालांकि यूएस डॉलर की सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू इन द फॉरेन मार्केट नहीं है, बट दिस पर्टिकुलर करेंसी इज यूज्ड एज द यू कैन से यूनिवर्सल एक्सचेंज करेंसी। ज्यादातर दूसरी कंट्रीज अगर दूसरी कंट्रीज से काम कर रही है, या इंडिया भी किसी दूसरी कंट्री से काम कर रहा है, सो इट पेज इन यूएस डॉलर्स टू द अदर कंट्री, और if we are working with US, so we will have to make the payments to them in their currency. At times in Indian companies what they do is they accept कि हम INR में ही एक्सेप्ट करेंगे, अपनी करेंसी में हम एक्सेप्ट करेंगे जो भी हमारा पेमेंट होगा, या if they have actually they agreed for some work or some term of trade is going on between these two countries, या there are 2 different companies which are located in different countries, अगर उनके बीच में कुछ काम, so how this rate of foreign exchange is determined is also depending upon price elasticity of demand. Price elasticity of demand कैसे हेल्प कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज में? किस करेंसी की कितनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, कितनी ज्यादा डिमांड है, तो डिमांड सबसे ज्यादा जो है वो यूएस डॉलर की है, हालांकि यूएस डॉलर का उतना वैल्यू नहीं है। और एक्सचेंज रेट क्या होगा? एक्सचेंज रेट क्या होता है कि अगर हमको $1 पे करना है, हमें अगर $1 पे करना है सपोज, या $10,000 सपोज एक पेमेंट करनी है, कुछ एक प्रोडक्ट हमने यूएस कंपनी के साथ
कोई प्रोजेक्ट हमने साइन किया और कुछ हमें डील साइन हुआ और हमें कुछ पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल टू यूएस कंट्री और एनी company which is located at US, so that payment which we will have to make in US dollars, उसकी वजह 10,000 US डॉलर्स की वजह से हमको कितना पे करना है इन दी INR is what the exchange rate is. हमेशा $75,000 देना पड़े, 1,000 डॉलर्स के लिए 75,000 रुपीज देना पड़े कि ये रेट है। अग्री जो हुआ है, रेट जो अग्री हुआ है वो ये है कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज या $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। ये रेट्स जो है ये अप डाउन होते रहते हैं एवरी डे, एक दिन में कई बार भी चेंज हो जाते हैं। सुबह को कुछ और रेट है, शाम को कुछ और रेट भी हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है ये रेट? ये सब मार्केट फोर्सेस जो है, इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस जो है उस पर डिपेंड करता है। मार्केट फोर्सेस क्या हो गए? किस करेंसी का कितना डिमांड आज के टाइम में है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस किस करेंसी में हो रही हैं? चाइनीज करेंसी में हो रही हैं, यूएस डॉलर में हो रही है, INR में हो रही है, किस में हो रही है? तो किस करेंसी की सबसे ज्यादा डिमांड है उसका बेसिक जो है एक्सचेंज रेट या उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज आल्सो हेल्पिंग इन डिटरमिनेशन ऑफ द रेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। समझ आ गया? रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज दैट रेट at what we are exchanging any foreign currency in the other foreign currency, in the other basically currency of the other country. For nationalization of certain industries, sorry, for nationalization of certain industries, nationalization का क्या मतलब होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखी है कि दिस विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। दोज इंडस्ट्रीज मे नॉट बी वेरी प्रॉफिट अर्निंग इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा प्रॉफिट को अट्रैक्ट नहीं करती हैं और शायद उसमें बहुत 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 ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इस वजह से शायद कोई एक इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट पर्सन उसमें एंटर करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो उतना पैसा या तो किसी के पास है ही नहीं लगाने के लिए उस प्रोजेक्ट में, तो वो काम बहुत सारे जो जहाँ पर प्राइवेट लोग नहीं किसी इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते, वहां पर गवर्नमेंट को अपना रोल दिखाना होता है और वो पर्टिकुलरली उन इंडस्ट्रीज को चलाती है। जैसे कि अभी आजकल रेलवेज चल रहा था जो कि अभी प्राइवेटाइज कर दिया है गवर्नमेंट। अभी तक पूरी कंट्री में जो रेलवेज हमारा है, इंडियन रेलवेज जो है, इट इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री आई वुड से और द बिजनेस कि कोई भी एक प्राइवेट आदमी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी लगा दे कि पूरे इंडिया में रेलवेज को ऑपरेट कर सके। अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे, बिल्कुल इंस्टॉलेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हो रहा है एंड देयर कुड बी lakhs of the railways, whatever those stations would be there, compartments would be there, linings would be there, so it involves such huge industries. So basically elasticity of demand will also help to identify that which are those industries which are to be nationalized, or nationalized means which are to be taken care by the government. There is no other person who is trying to enter in the industry, but उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है कि कितने लोग रेलवे से एवरीडे ट्रैवल करते हैं विद इन द कंट्री। वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वी कांट इवन इमेजिन द नंबर कि कितने लोग इन लैक्स ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग एवरी डे in this particular industry. So ये भी decide price elasticity of demand is helping us for nationalization of certain industries. At times क्या होता है कि there is a rule, हमारी कंट्री में ऐसा भी है कि अगर कोई एक इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर का उसका कैपिटल हो जाता है, या जो एक रूटीन कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, या जैसे हमारा बोलते हैं कि कितना कैपिटल कितना इस पर्टिकुलर आपकी कंपनी का, तो वो अगर एक लेवल से एक्सीड कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो कंट्रीज नेशनलाइज हो जाती है, गवर्नमेंट के अंडर आई भी जाती है। तो वो अगर उसकी इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है, इस लेवल पर डिमांड इतना ज्यादा हो रहा है, सो देयर वाज अ रूल दैट टाइम आल्सो इन आवर कंट्री अर्लियर फ्यू इयर्स, जब ये स्प्लिट हुआ था, रिलायंस इंडस्ट्रीज स्प्लिट हुआ था ना, यू मस्ट बी नोइंग कि मुकेश अंबानी एंड दैट हिज ब्रदर अनिल अंबानी दे गॉट स्प्लिट, और बीच में ये न्यूज में आया था कि स्प्लिट हो गए हैं, वो दोनों अलग हो गए, उनका अपना बिजनेस अलग है। इट वाज बिकॉज देयर बिजनेस हैज रीच्ड टू सर्टेन लेवल वेयर दैट बिजनेस वाज अबाउट टू बी ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन देयर इंडस्ट्रीज। दूसरा क्या है, लास्ट क्या है, इन इकोनॉमिक एनालिसिस
The concept of price elasticity helps in explaining the irony of the property in the industry. मतलब इकोनॉमिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम एनालिसिस कुछ भी कर रहे हैं ना तो स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं, डेटा पे डिपेंड करते हैं, डेटा के हिसाब से एनालिसिस हो रहा है। हमारी कंट्री में कितने लोग हैं, अप्रोक्स कितने लोग हैं, पिछले साल 130 थे, अब 135 हो गए या 140 होने वाले हैं इनके साथ। ये कैसे डिपेंड, ये कैसे पता चल रहा है हमको, हमें कैसे पता चल रहा है एज एन कंट्री, एज एन इकोनॉमी, या गवर्नमेंट को कैसे पता चल रहा है कितने लोग हो रहे हैं। So it is depending upon some analysis. वो analysis हो सकता है ये हो कि उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स को बोल दिया हो कि you should share your data for the newborn babies or whatever. उसके बेसिस पर कहीं पर से कुछ डेटा जनरेट हो. So anything, any analysis which is being done in any country, in any respective country, is based on some data. Any analysis is based on some data. तो हमारी कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, ये सब चीजें भी एनालाइज करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जरूरत है, हमें एनालाइज करने के लिए. इट आल्सो हेल्प्स इन दी इन आई मीन यू कैन पुट इट दिस वे दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस कांसेप्ट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग मेनी इकोनॉमिक एनालिसिस which is being done either by the government of the India or maybe by some other higher authorities or maybe the industries experts या ऐसा कुछ. Got it? हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिमांड पर. प्राइस का डिमांड पर हमने पढ़ा था इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो रहा था या नहीं भी हो रहा था. हमने वो सारी चीजें पढ़ ली, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, किन केसेस में हम बिल्कुल डिमांड नहीं बढ़ेगी, चाहे प्राइस कितना ही कम कर दो, चाहे प्राइस कितना ही ज्यादा कर दो, या इक्वल ही चेंज हो रहा था प्राइस की वजह से डिमांड. ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो सब हमने पढ़ लिया कि हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, बिजनेस डिसीजंस लेने में ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्लीटेड नाउ. this another part of elasticity of demand topic is income elasticity of demand. यानी कि इनकम का अब क्या डिमांड की इलास्टिसिटी पे हेल्प इम्पैक्ट पड़ रहा है, विच इज पॉजिटिव. अगर किसी भी पर्सन की इनकम अगर बढ़ती है तो वो ज्यादा, ऑफ कोर्स वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को फिर ज्यादा कर सकता है. मेरे पास परचेजिंग पावर पहले कम थी तो मैं कम खरीदती थी, अब मेरी इनकम ज्यादा हो गई है तो मैं ज्यादा खरीद सकती हूँ, राइट. दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन अ कंट्री ऑल्सो. अगर हम इसको अप्लाई करें एज एन इंडिविजुअल तो हमने ये बोल दिया एग्जाम्पल. अगर हम इसको इकोनॉमी में कन्वर्ट करके कुछ देखें तो अगर एक इकोनॉमी का जीडीपी बहुत बढ़ रहा है या इनकम बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की बढ़ गई है इस साल से, लास्ट ईयर से इस ईयर का जीडीपी बहुत कंट्री का बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो उससे अब कंट्री के पास भी परचेजिंग पावर ज्यादा है. वो किसी कंट्री से कोई और प्रोडक्ट खरीदती थी तो वो अब शायद ज्यादा खरीद सकती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. क्या पता हम अभी इंफीरियर गुड खरीदते हो, अब हमारे पास इनकम ज्यादा आ गई तो हम शायद एक दूसरा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे. तो इनकम का किस प्रोडक्ट पे कैसा डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड पर कैसा इफेक्ट पड़ता है इज व्हाट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. गॉट इट. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप्स जो हो गई उसमें 5 थी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 टाइप्स थी, इसमें 3 टाइप्स है. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है या जीरो हो सकता है. जैसे मैंने आपको बताया अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो या तो पॉजिटिव हो सकता है कि मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो पहले खरीदती थी, सपोज मेरी इनकम थी 10,000 रुपया महीना और मैं एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को 10 क्वांटिटी खरीद पा रही थी, तो अब मेरी अगर इनकम बढ़ती है सपोज 15,000 हो, तो क्या मैं वो 15,000 अपनी जो मेरी इनकम बढ़ी है उससे क्या मैं वो 10 जो यूनिट्स पहले खरीदती थी क्या मैं ज्यादा खरीद सकती हूँ? खरीद तो सकती हूँ ऑफ कोर्स. तो क्या मैं एज अ कंज्यूमर ये डिसाइड करती हूँ कि मैं अपनी वो डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पॉजिटिव रखूं. अगर वो बढ़ती है मेरी देन इट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी कि मेरी इनकम इंक्रीज होने से मेरी डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट हैज आल्सो इंक्रीज्ड. वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होगा, कब होगा, ये किस केस में हो सकता है? मेरी इनकम भी बढ़ गई लेकिन मैंने डिमांड कम कर दी है. ऐसा क्यों होगा और कब होगा? ऐसा तब होगा जब
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या उसका नेचर ऐसा है कि मैं एज अ कंज्यूमर, मी एज अ कंज्यूमर और एज एन इकोनॉमी और कंट्री एज अ कंज्यूमर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही थी जो कि एक लोअर ग्रुप ऑफ इनकम के जो लोग जो कंज्यूम करते हैं, अगर हम वो कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरी इनकम इंक्रीज होने पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड का नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अब मेरी इनकम ज्यादा है, सो आई विल वांट टू बाय बेटर प्रोडक्ट्स या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स या और लग्जरी प्रोडक्ट्स पे हम जाने की कोशिश। ऐसा होता है ना कि हमारी जब सैलरीज बढ़ती हैं तो हम तब भी नहीं सेव कर पाते उतना, वो इसलिए ही होता है। क्यों? क्योंकि पहले जो हम अर्न कर रहे थे हमारी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से हो जाती है, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग मोर we switch our demands to some more luxurious items या more expensive items, हम फिर से नहीं सेव कर पाते। So negative income elasticity of demand यहीं पर इम्प्लाई होगी। जीरो इनकम elasticity of demand क्या हुआ? इनकम बढ़ गई लेकिन डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब जो मैं सपोज मेरी इनकम चाहे पहले 10,000 थी, अब वो डबल हो गई, 20,000 हो गई है, लेकिन फिर भी मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहले जितना डिमांड कर रही थी, जितना कंज्यूम कर रही थी, अभी ये मैं उतना ही कर रही हूँ। बिल्कुल भी डिमांड को ना तो मैंने बढ़ाया ना मैंने कम किया। दैट बिकम्स द जीरो इनकम इलास्टिसिटी। देखिए पॉजिटिव जो होगा, अब हमने ज्यादातर अभी तक जो डिमांड कर्व्स पढ़े हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पढ़े थे। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब इस तरह से आ रहा था, डाउनवर्ड नीचे नीचे की तरफ को कर्व आ रहा था। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो डिमांड कर्व जो डीडी है, डीडी इज डिमांड कर्व। अब देखिए अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस पे पी है और ए है, यानी कि अगर हमने पी इनकम थी मेरे पास तो मैं एस डिमांड कर रही थी, मेरी इनकम पी से कम हो गई, ए नीचे आ गई मेरी इनकम, या ए से पी पर जाएंगे हम, बढ़ गई इनकम तो डिमांड भी बढ़ गई। मतलब दोनों चीजों का एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम इनकम ले रहे हैं। ध्यान रखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम दिखा रहे हैं तो एक तरफ डिमांड दिखाएंगे, दूसरी तरफ इनकम दिखाएंगे। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखा रहे हैं तो एक तरफ प्राइस दिखाएंगे हम वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम डिमांड दिखाएंगे, क्योंकि हम अभी इनकम पढ़ रहे हैं तो हमने वाई एक्सिस पे इनकम लिया हुआ है। और जैसे ही इनकम एक पर्सन की या एक इकोनॉमी की भी हम ले सकते हैं, ए से पी हुआ तो ए जब मेरी इनकम थी तो डिमांड थी बी, ए से पी जब मेरी इनकम भी बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ गई, बी से एस हो गई। इसलिए डिमांड कर्व इज डाउन, नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड रेजिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, जिसमें कि दोनों चीजें ही का सेम इम्पैक्ट है। इनकम का डिमांड से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बढ़ेगी तो इनकम भी, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। नेगेटिव में क्या होगा? पॉजिटिव इनकम में फिर आप तीन तरह से दिखा सकते हैं इसके फर्दर। इक्वल, ये जो था ये पर्टिकुलर जो जो कर्व है ये यूनिटरी वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब देखिए बी और एस का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली सेम है देन दैट ऑफ द पी एंड ए, पी और ए का जो डिफरेंस है। तो यानी कि जितनी हमारी इनकम पी से ए से पी या पी से ए में हुई है चेंज, सेम ही चेंज है हमारी क्वांटिटी की क्वांटिटी सेम। जब सेम चेंज हो तो वो यूनिटरी इलास्टिक हो जाता है, यूनिटी इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। इनकम इलास्टिक इज इक्वल टू 1। इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर और ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब ये हो गया कि अगर मेरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है, सपोज द इनकम इंक्रीज, द change in income is more than that of change in demand, then it is second case. But if the change in income is lesser than that of change in demand, then it is income elasticity less than unitary or unit or 1 or same, ठीक है। पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में उल्टा इम्पैक्ट आ रहा है तो ये डाउनवर्ड हो जाएंगे। जिस दिस ऑरेंज लाइन इज डिमांड कर्व, डीडी भी आप इसको दिखा सकते हैं, व्हेन यू विल पुट द एक्सप्लेनेशन बिलो द कर्व तो आप दिखा सकते हैं दैट डीडी रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व
P, when we this A, when we are actually having the price of the income, sorry इसमें price मैंने ले लिया है, here we have to go for the income, x axis पे हमको actually में income ही लिखना है और यहाँ पर हमको demand ही लिखना है। तो A for example मेरी income थी, A की वजह से हम लोग S को डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब P मेरी इनकम हो गई है, A से P में राइज हुआ इनकम बढ़ी तो मैंने डिमांड कर दिया कम, S की जगह मैं अब कम पे आ गई और B पर मैंने अब अपना जो है क्वांटिटी डिमांड अपनी डिमांड जो है वो मैंने लेस कर दी है। तो ये किन प्रोडक्ट्स में हो सकता है जनरली, ये उन केसेस में हो सकता है जहाँ पे कि कंज्यूमर हैज डिसाइडेड टू स्विच टू अ बेटर प्रोडक्ट विद द इंक्रीज ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है लेकिन डिमांड उसने कम कर दी, सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इनकम हैज टू। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कितनी भी इनकम बढ़ जा रही है, जैसे प्राइस में भी था कंप्लीटली इन इलास्टिक वाला जो सीन था, वैसा ही इसमें भी है कि इंक्रीज डिमांड कर्व ना तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना ही अपवर्ड रेजिंग है, ये स्ट्रेट टू वाई एक्सिस है, स्ट्रेट टू इनकम है। क्यों? क्योंकि इनकम आप जीरो रखें तो भी डिमांड उतनी है, आप जीरो से और ऊपर आएंगे, जीरो से वाई पर कहीं पर भी कुछ भी कहीं पर भी आप रीच करिए, आपकी डिमांड विल रिमेन सेम, डी इज सेम, जहाँ पर डी मीट कर रहा है इन दी ओ एक्स वो सेम रह रहा है, यानी कि कितनी भी मेरी इनकम बढ़ जा रही है, मैं डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चेंज नहीं कर रही हूँ। ये वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था बेसिक नेसेसिटीज। ऑब्वियसली इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग समथिंग जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, फॉर एग्जांपल 2 मील्स अ डे, मेरी इनकम ज्यादा हो गई और अंबानी है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ वेरी रिच पर्सन अंबानी, सो ही इज आल्सो ईटिंग 3 मील्स अ डे, वी आर आल्सो ईटिंग 3 मील्स अ डे, तो इवन इफ द इनकम इज राइजिंग द डिमांड फॉर सर्टेन थिंग रिमेन्स सेम, चाहे कितनी भी इनकम बढ़ जाए या इवन कम भी हो जाए, हमारे अगर इनकम भी कम हो जाएगी तो वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द बेसिक नेसेसिटी, बट वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम और कौन से खर्चे कम कर सकते हैं रादर देन वी हैव दिस। ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट क्लिक योर अटेंडेंस फर्स्ट एंड देन आई जस्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड, इसको हम चेंज जो है ना, ये जो ट्रायंगल मैंने इसमें रखा है, चेंज दैट इज कॉल्ड दैट इसको चेंज बेसिकली proportional change in demand divided by proportional change in income, कितना इनकम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कितना प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल चेंज हम लेंगे, चेंज कितना डिफरेंस आया हम वो लेंगे, वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे उसको डिवाइड करेंगे हम, प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम इज व्हाट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, 1 आ रहा है, 1 से लेस आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जो इसमें 3 ही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर भी बताया गया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन इनकम, ओरिजिनल दोनों चीजें कि हमारी इनकम पहले इतनी थी तो क्वांटिटी हम इतनी डिमांड कर रहे थे, अब चेंज कितना हो गया, ये कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आई मीन दिस नेक्स्ट क्लास में आप कर लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ इनकम, बिकॉज़ टाइम इज नॉट is less than 1 minute. We just have to put the values. We can assume any values and put those values in this formula and calculate with the basic mathematical calculation. तो ये हमारा एक इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ एक निकल के आ जाएगा हमारा रिजल्ट, and we can show which elasticity of income it is. I'll take this in next class. Thank you so much for your time, everyone. Bye bye.